डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का पार्ट थर्ड। ये पहले चैप्टर का पार्ट थर्ड है और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसकी क्या विशेषताएं हैं। 3 डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें डेफिनेशंस में जो बातें कही हुई हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को आगे थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें जो डेफिनेशंस के जो हिस्से हैं वो अपने आप में उनकी विशेषताएं बताते हैं और मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में डिफ़ाइन करना, परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है। तो हमको 2 या 3 डायमेंशंस लेकर फिर मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करना होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट या प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध जो है वो एक विशेष प्रकार से परिभाषित एक एक्टिविटी है। किस कार्य को किस प्रकार से करना है ये तो प्रबंध बताएगा ही, लेकिन उसकी जो उपस्थिति है, उसकी जो प्रेजेंस है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक वो प्रक्रिया चलती है तब तक वो बना रहता है। इसीलिए इसको एक डिस्टिंक्टिव या डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहा गया है। मानवीय क्रिया है ये, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का काम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ही कर सकते हैं, तो बिना डिसीजन मेकिंग के प्रबंध हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जो प्रबंध है वो एक मानवीय क्रिया है, और मानवीय क्रिया है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संरचना है, वो किसके लिए है? मानव के लिए है। तो मानवों के द्वारा जो संरचनाएं बनाई हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, वहाँ पर प्रबंध अपना कार्य करता है। यहाँ पर क्योंकि हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये फॉर्मल ग्रुप्स के लिए है, फॉर्मल ग्रुप्स जो कि डिफ़ाइन हों। लेकिन जब आप इनफॉर्मल ग्रुप में होते हैं तब भी प्रबंध अपना कार्य करता है। आप देख लीजिए कि एक जो घर है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रबंध होता है, चाहे वो किचन हो, चाहे वो रूम सेटअप हो, चाहे वो वाहन हो, चाहे कुछ भी हो, प्रबंध अपना कार्य फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में करता है। पर क्योंकि हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट को फॉर्मल ग्रुप्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं। प्रबंध के द्वारा दूसरों से कार्य कराया जाता है, लेकिन उनको ये भी तो बताना होता है कि उनको कार्य क्या करना है, और कार्य क्या करना है फिर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आती है, और डिसीजन मेकिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो एक मानवीय क्रिया होने के साथ साथ दूसरों से कार्य कराने के लिए भी है। जब तक उद्देश्य नहीं है तब तक प्रबंध नहीं है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। जब तक ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको डिफ़ाइन किया जाएगा और उसी हिसाब से फिर जो प्रबंध है उसकी प्रक्रिया डिसाइड की जाएगी। एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्योंकि जो प्रबंध है, प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। प्रबंध का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आंतरिक जो वातावरण है और जो बाह्य वातावरण है उस पर बुरा असर पड़े, या उसके जो रिज़ल्ट हैं वो इन दोनों वातावरणों पर विपरीत प्रभाव डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि कई बार कार्य ऐसे होते हैं जिनका हमें रिज़ल्ट पता नहीं होता है या उसका आउटकम क्या होता है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो वहाँ पर जो प्रबंध है वो अपने आप में एक क्रिएटिव एक्टिविटी बन जाती है। यूनिवर्सल है ही है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना प्रबंध के द्वारा होता नहीं है, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप हो, चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप हो, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो।
परवेज़िव है, मतलब इसकी ज़रूरत हमें है ही। इसके बिना, इसको सोचे समझे बिना हम किन्हीं भी क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वयन नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ जो होंगी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और उनमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये सब चीज़ें फंडामेंटली पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। जब बाद में जब केसेस हम डिस्कस करेंगे, कंपनीज़ के जब केसेस डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि प्रबंध अपने आप में एक मतलब होना ही चाहिए। वो यूनिवर्सल तो है ही, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो होनी ही चाहिए। यदि प्रबंध नहीं है तो एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्टिविटी ऑफ एलिट इसको कहा गया है। एलिट यानी अपर क्लास। जो प्रबंध करने वाले लोग हैं वो अपर क्लास में शामिल किए जाएंगे, एक एलिट क्लास उनको बोला जाएगा। अब ऐसा प्रबंध में देखा जाता है कि जो हिरार्की है, जो पदानुक्रम है, उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट और फिर फ्रंट लाइन मैनेजर्स। तो जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं वो डिपेंड करेंगे ऑपरेशनल मैनेजर्स पर, और ऑपरेशनल डिपेंड करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो डिपेंड करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो 20 साल, 30 साल या 50 साल की आगे की रणनीति लेकर चलता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो आगे बढ़ती रहे। ये एक प्रक्रिया है। इसके जो चरण हैं वो डिफ़ाइन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मुख्यतः ये 4 होते हैं, और फिर इनकी सब एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जब तक एक नहीं होगा दूसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा नहीं हो पाएगा, तीसरा नहीं होगा चौथा नहीं हो पाएगा। तो जो जुड़े हुए चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, वो इसी के द्वारा ही, मैनेजमेंट के द्वारा ही, प्रबंध के द्वारा ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हिरार्किकल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी कि एक पदानुक्रम है यहाँ पे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको कमांड करेगा, वो सब पहले से निर्धारित होता है, और नहीं होता है तो वो निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल नेचर के हैं। वो किसी भी समय के लिए, किसी भी संस्था के लिए चेंज नहीं होते हैं। हम हेनरी फेयोल को पढ़ रहे हैं और फ्रेडरिक विंसलो टेलर को हम पढ़ते हैं, तो उनके जो सिद्धांत हैं डिपेंड करेगा कि हमारी संस्था का टाइप कैसा है, नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग अब इन सिद्धांतों को मोल्ड करते हैं। लेकिन वो सिद्धांत बदलते नहीं हैं। मोल्ड मीन्स उनमें कुछ कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं, थोड़े, लेकिन मूलतः है वो जो सिद्धांत हैं उनको बदला नहीं जाता है। डिसीजन मेकिंग की हम बात करते ही आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन ये चीज़ों में लाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बल है, फोर्स है, और प्रोडक्टिविटी से क्लोजली रिलेटेड है। उत्पादन क्षमता, अब उत्पादन क्षमता से मतलब ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी मीनिंग है कि जो हमारी कार्य क्षमता है वो भी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसकी एक अलग आइडेंटिटी है, इससे संबंधित लोग अलग से डिफाइन होते हैं, और प्रबंध हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक अलग से एंटिटी है, इंटेंजिबल है। प्रबंध छू नहीं सकते, लेकिन प्रबंध के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये कला और विज्ञान दोनों का समावेश है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम बात करते हैं साइंस की और आर्ट्स की, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कला इसलिए भी है क्योंकि इसमें दक्षता चाहिए, और विज्ञान इसलिए भी है कि यहाँ पर वैज्ञानिक नियमों का भी पालन किया जाता है। ये एक प्रोफेशन है
जॉब ओरिएंटेशन है इसके लिए जो स्पेशल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो तैयार किए जाते हैं। उनकी पढ़ाई अलग है क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। तो ये सारी विशेषताएं प्रबंध की हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रशासन और प्रबंध में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है। और वैसे ये क्वेश्चन बहुत टफ है कि दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रशासन है वहाँ प्रबंध है और जहाँ प्रबंध है वहाँ प्रशासन है। तो उस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर आप साथ बैठें और ये जो पॉइंट्स पीपीटी में आपको दिख रहे हैं इनको आप नोट करते चलें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। थैंक यू।